मित्र नमस्कार, मैं विनोद कुमार चांद। देखो, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ एक अलग विषय है हट करके। ये विषय है वीड्स का, खरपतवार का। खरपतवार के बारे में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि साहब खरपतवार बहुत हानिकारक होते हैं। खरपतवारों के बारे में कहा गया कि हमारी मुख्य फसल के साथ पानी का, न्यूट्रिशन का और सूर्य की रोशनी का कंपटीशन करते हैं, और बस यही मान करके किसान भाई अपनी फसलों में खरपतवार मारने के लिए और वीडीसाइड लेके निकल पड़ते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे खेत में ये कितने प्रकार के खरपतवार हैं। देखिए ये खरपतवार है और एक ये खरपतवार है, यानी नाना प्रकार के ये 15-20 प्रकार के वीड्स यहाँ पर उगे हुए हैं जो ज़मीन में छैल रहे हैं। तो खरपतवार के बारे में ये मिथक बिल्कुल हटा दे दिमाग से कि खरपतवार ऑलवेज हमको हार्म पहुँचाते हैं, यानी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। पानी जो सॉइल सूर्य की रोशनी में है और हमारी क्रॉप से ढकी हुई नहीं है, वहाँ से पानी का इवेपोरेशन होता ही है। खरपतवार नहीं होगा तो भी पानी सॉइल के ऊपर से आके इवेपोरेट होता है। तो ये कहना कि खरपतवार पानी को लेते हैं, बिल्कुल झूठ है। हाँ, लेते हैं, नहीं होंगे तो वो ज़मीन से उड़ेगा। पानी का तो काम है इवेपोरेट करके बाहर जाना। दूसरा चीज़, ये खरपतवार हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन लेके कहाँ जाएंगे? जब मैं अपनी मटर की फसल काट लूँगा तो ये तो यहीं पड़े रहेंगे। तो हमको न्यूट्रिशन लेते नहीं है, हमारे खेत को कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये वीड्स जो है ना तो पानी लेते हैं। अब पानी तो लेते हैं, लेकिन पानी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पानी चूँकि है तो पानी लेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा, लेकिन जितना न्यूट्रिशन लेगा उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन ये हमको छोड़ के जाएगा। सूर्य की रोशनी लेता है तो सूर्य की रोशनी भी लेगा, चूँकि प्लांट है, सूर्य की रोशनी लेगा। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, खरपतवार, जब मेरा ये मटर है, जैसे मेरा मटर है, अगर कोई खरपतवार इस प्रकार का है जो मटर की क्रॉप को कवर करके इसके ऊपर आ जाए, कोई ऐसा वीड्स जो मेरी मेन क्रॉप से ज़्यादा हाइट पर हो, और अगर वो इरेक्ट है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो खरपतवार छैला हुआ है जिससे वो सूर्य की रोशनी मेरी मेन क्रॉप ना ले पाए, तब वो हानिकारक की श्रेणी में आता है। तब उसको हम हाथ से उखाड़ करके हटा सकते। मुद्दा ये है कि जितने भी खरपतवार हमारी क्रॉप के नीचे हैं, सरफेस पर हैं, जितने भी वीड्स, वो ये मानिए कि वो सॉइल के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, मतलब वो नेचर को संभाल के रखे हुए हैं। तो जैसे ये मेरा मटर है, यहाँ मैंने कोई वीडीसाइड नहीं डाला। हाँ, कुछ पौधे सरसों के पौधे थे इसमें जमे हुए थे, तो सरसों के पौधों को मैंने उखाड़ के ही डाल दिया। हालांकि वो भी नुकसानदायक नहीं थे, हमको 10-20-25 किलो सरसों मिल जाती। तो मित्र, मेरा मतलब जैसे होता क्या है कि किसान को खरपतवारों के बारे में इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया, इतना डरा दिया गया कि अब तुम्हारे खेत में कुछ नहीं होगा। हाँ, कई बार होता है बारिश के सीज़न में, जब हम उर्द मूंग बोते हैं और लाइन से नहीं बोते हैं और मिक्स वैसे ही छिटवा बो देते हैं, चूँकि मज़दूर नहीं है, तो रेनी सीजन में कई बार कई खेतों में इतना ज़्यादा वीड्स होता है कि वो उर्द को, मूंग की फसल को कवर कर लेता है। तो हम कोशिश करिए आपकी, पहला विकल्प तो ये है कि हम मैन्युअली उनको निकाल लें। जब उग जाए तो हम उनको निकाल लें और पशुओं को चारे के रूप में यूज कर लें। यही एक विकल्प है, क्योंकि जब हम वीडीसाइड डालते हैं तो आपको मालूम होगा, हालांकि वीडीसाइड सिलेक्टेड होते हैं, उनमें कहा गया कि ये
वीडीसाइड डालेंगे तो हमारी मेन क्रॉप को हानि नहीं पहुंचाएगा, बट वीड्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खरपतवार नाशी रसायन जब डालते हैं तो आप डालने के बाद देख लेना कि करीब करीब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक क्रॉप भी, मेरी मेन क्रॉप भी कोमा में चली जाती है। यानी कि 10 दिन अगर किसी क्रॉप को सेटबैक लग गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो उस पर भी पड़ता है। अगर उसकी ग्रोथ रुक गई 10 दिन के लिए तो 10% तो लॉस हो गया। वीड से इतना ही लॉस होने वाला था। तो ये जो खरपतवार हैं यही धरती माता को जिंदा किए हुए हैं, और इनसे जब मैं दुश्मनी मोल ले लेता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑलवेज खरपतवार नाशी रसायन नहीं डालना चाहिए। डालो, खूब डालो भगवान की दया से, लेकिन एक विचार करो कि अमुक खरपतवार से मुझे कितना लाभ है और कितनी क्षति है। कई बार जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी मेन क्रॉप के, जो मेरी मेन क्रॉप चाहे मटर हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी गन्ना हो, अगर वीड्स मेरा नीचे है तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कोई वीड्स हमारी क्रॉप के ऊपर आ जाता है तो वो हार्मफुल है, उसको मैं पिक कर सकता हूं। तो फसल सुरक्षा रसायन के नाम पर, मतलब फसल को सुरक्षा देने के लिए आज देश में बहुत सारा, मैं उसका फिगर नहीं बता पाऊंगा कि जितना फर्टिलाइज़र है कहीं उससे ज़्यादा भी मूल्य का हम फसल सुरक्षा रसायन ज़मीन में डालते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी सॉइल की, हमारी एयर की, हमारी वाटर की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो सारे इफ़ेक्ट मेरे शरीर में जाते हैं और मुझे अस्पताल में ले जाके खड़ा कर देते हैं। मेरी जेब का बहुत सारा पैसा जाता है, सॉइल वीक होती है। आज जीवामृत की कहानी इसीलिए तो है। अगर हम सब लोग ये ना करते तो जीवामृत की क्या ज़रूरत है। जो जीवाणु जंगल से ला करके प्रचारित किए जा रहे हैं, जीवामृत डालिए, जीवामृत डालिए, वो जीवाणु तो ऑलरेडी यहाँ हुआ करते थे ना। तो मित्र, ये मैं बता दूं, ये रसायन, फसल सुरक्षा रसायन मानव सभ्यता के दुश्मन हैं। समझदारी के साथ इनको जितना जल्दी मैं छोड़ दूंगा उतनी मेरी मतलब अच्छाई है। और अगर इनको छोड़ पाने में आनाकानी करता रहे, साहब वो फफूंदनाशी लग गया, रोग लग गया, फफूंदनाशी डालना है, कीड़ा लग गया, कीटनाशी डालना है, और साहब ये हो गया, और खरपतवार बहुत हैं, तो इसीलिए तो सुसाइड करता है ना हम देश का गरीब किसान, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा है। छोटा किसान है, लागत इतनी ज़्यादा लगा चुका है, उसके अनुपात में उसकी उपज कम हुई। उपज जब मंडी गई तो उपज का सही भाव भी नहीं मिला। उसने कुछ सपने देखे थे, अब उसके सपने पूरे कैसे हो। तो कई बार वो बेचारा लाचारी में आत्महत्या करने जैसा विषय उसके दिमाग में आ जाता है। कल्पना करिए, आज के 70-80 साल पहले तो कोई ऐसी कहानी नहीं किसान आत्महत्या करता हो। लोग कह देंगे उत्पादन का बेशक कम था यार, लेकिन सुसाइड करने जैसा तो कोई इशू नहीं था किसान के सामने। आनंद के साथ खाता था, मौज मस्ती के साथ जीता था। क्यों? लागत नहीं थी। तो मित्र, नेचुरल फार्मिंग में मुझे लागत को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और 90-80% लागत तो आपकी समझ से केवल ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि कोई इंसेक्ट लगा है, ज़रा इंसेक्ट का देखो, इंसेक्ट कितना डैमेज कर रहा है। तो अगर आपको पता चले अरे ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 6%, 10% ही डैमेज करेगा, तो फॉरगेट, भूल जाओ। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नमस्कार।